हेलो गाइस। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और लेंज लॉ पढ़े थे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं ट्रांसफार्मर में कितने तरह के होते हैं, तो इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के ईएमएफ होते हैं। तो जनरली जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितने तरह के होते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरली आपको दो तरह के मिलेंगे। फर्स्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेकेंड जो है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्या होता है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। अब हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन से ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। तो इसमें जो होते हैं आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो इसमें भी आपका जो ईएमएफ होगा वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो ये आपका जनरली जो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है। ओके। अब हम बात करेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरली जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, इसमें आपका जो कंडक्टर होता है स्टेशनरी होता है और फ्लक्स इसमें टाइम वेरिंग होते हैं। ओके। तो अब हम बात करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा प्राइमरी कॉइल में होता है, जहाँ पे आप कंडक्टर को सोर्स से कनेक्ट किए हो। तो यहाँ पे अगर इसे हम प्राइमरी कॉइल मान लें, प्राइमरी कॉइल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा प्राइमरी कॉइल है, तो वो हमने बताया था कि प्राइमरी कॉइल हमेशा सोर्स से कनेक्ट होता है, जो लोड से कनेक्ट होता है वो सेकेंडरी कॉइल होता है। ओके। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा प्राइमरी कॉइल में होता है। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ होता है? सेकेंडरी कॉइल में होता है। तो आपका सेकेंडरी ये हो गया और इसे हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम लोड से कनेक्ट कर दिए, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी कॉइल। अब देखो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने बता दिया था। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है कि ये सप्लाई को हमने यहाँ पे कनेक्ट प्राइमरी में अप्लाई करने की वजह से इस कॉइल के अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स ये कोर में, ये जो कोर है लेमिनेटेड कोर है, इसमें आपका फ्लक्स सेटअप हो जाता है। ठीक है। तो सेटअप हो जाता है तो ये जो फ्लक्स है टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एसी सप्लाई को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैसा सप्लाई कनेक्ट करते हैं? तो एसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर सप्लाई एसी है तो यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो जब तक यहाँ तक पहुँचता है, तो सपोज मैं मान लूँ, एक्चुअली ये तो बाइंडिंग ऑफ ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लूँ सपोज कि ये इस डायरेक्शन में फ्लक्स का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में सेटअप है। ओके। फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक जब जाने लगेगा तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगा। तो ये जो सारे फ्लक्स हैं इस ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या करेगा, वैरी करेगा, टाइम के साथ वैरी करेगा। तो फ्लक्स यहाँ पे वैरी कर रहा है, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इस फ्लक्स को कट करेगा। कंडक्टर क्या करेगा, इस फ्लक्स को कट करेगा। तो यहाँ पे इस कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, चलिए तो इसका थोड़ा सा देख भी लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज, हम यहाँ पर लिखेंगे, इट इज statically induced EMF, a statically induced EMF okay in the coil which is produce to time varying flux, ओके, टाइम वेरिंग करंट या टाइम वेरिंग, मैं यहाँ पे करंट ही लिखता हूँ, टाइम वेरिंग करंट थ्रू coil which is magnetically coupled to the first coil। ओके, ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेफिनेशन है। और इसका जो E2 यहाँ पे जनरेट होगा, तो E2 कितना होगा, -N2 d∅dt। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर ये N2 क्या है, तो ये नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे क्यों आ गया, तो इसीलिए मैं लेंज लॉ बताया था पिछले लेक्चर में। तो माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ को। ठीक है, यानी जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जैसे यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी में यहाँ पे इस करंट की वजह से, यहाँ से ये फ्लक्स की वजह से इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट भी फ्लो करेंगे, और वो क्या करेगा, इसमें फ्लक्स जो जनरेट होगा इस फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए हम माइनस लिखते हैं, ये लेंज लॉ को दर्शाता है। यानी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो E1 होता है, E1 कितना होता है, तो -N1 d∅dt। अब यहाँ पे जो E1 होता है ये होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहाँ पे जो होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड
ईएमएफ। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। अब मैं आगे बात करूँगा ट्रांसफार्मर के बारे में। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में देखिए क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझिए। ट्रांसफार्मर में आप फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सपोज मैं एक ग्राफ लेता हूँ। ट्रांसफार्मर में आप एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसका कुछ ग्राफ इस तरह से है। और ट्रांसफार्मर में हमेशा ये आपका किसका ग्राफ है, ये आपका V1 यानी वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसका ग्राफ है। ओके, और ट्रांसफार्मर में हमेशा करंट है जो जनरली लैग होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका करंट का यानी फ्लक्स का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। सपोज मैं मान लूँ फाई, ये फ्लक्स का है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे V1 बनाया है, तो V1 की वजह से कौन सा EMF इंड्यूस हो रहा है। दो तरह की EMF, पहला E1 जो हो रहा था सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, वो किसकी वजह से, V1 के अप्लाई करने की वजह से। यहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई किए हो ये क्या है, आपका V1 है। तो इसकी वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ये तो यहाँ पे इसको अपोज करेगा तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आपका E1 है, किसका, E1 का ग्राफ है। उसी तरह से ठीक है, यहाँ पे E1 का इसीलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है। ये देखो, जो कि यहाँ पे ये माइनस का सिंबल आपको लेंज लॉ दर्शाता है। लेंज लॉ भी यही कहता है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए वहाँ पे माइनस सिंबल का यूज होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोर का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर कोर कहने का मतलब ये आपका कोर है, तो ये जनरली होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका होता है, ये होता है सिलिकॉन स्टील का। अब सिलिकॉन स्टील का तो ऐसे तो नहीं होता है, वो क्या होता है, छोटे छोटे लेमिनेशन, पतले पतले लेमिनेशन को एक साथ स्टैकिंग कर कर लगाया जाता है। ये सिलिकॉन स्टील का होता है। ट्रांसफार्मर कोर की मैं बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन दिया जाता है। ये जो छोटे छोटे पतली पतली पत्ती दिया जाता है उसे हम बोलते हैं लेमिनेशंस। इसकी जो मोटाई होती है ये कितना होता है, 0.5 mm होता है। ओके, और ये जो होता है मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये जनरली जो कोर बनाया जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है, और जिसका जो होता है हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट लो होना चाहिए, लो हिस्टेरिसिस, ताकि लॉसेज जो है हिस्टेरिसिस लॉस है वो कम से कम हो। अगर सपोज अगर यहाँ पे ये जो कोर है एक सिंगल ऐसा फ्रेम बनाऊं स्टील का, तो क्या होगा, बताओ क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस है। तो आपका जो ये
ये आपका कोर है, अगर सिंगल हम किसका बनाए, ये अगर सपोज स्टील का मैं बनाऊं, किसका, स्टील का, तो यहाँ पे ईडी करंट लॉसेज बढ़ जाएंगे। ईडी करंट लॉसेज कैसे बढ़ेंगे, तो हम पहले ही बता चुके हैं, या तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या फ्लक्स कंडक्टर को कट करे, तब एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये सिंगल एक स्टील का बनाया जाए, सिंगल एक स्टील का बनाया जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई करा, तो वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होंगे, फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स है और ये क्या है, कंडक्टर स्टेशनरी है, सारे ये कोर वाला जो कंडक्टर है स्टेशनरी है, और ये फ्लक्स क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्टील है, ये स्टील है, इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ताकि ये क्या है, पूरा एक कोर है, तो कंडक्टर भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और काफ़ी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा, तो ज़्यादा हीट होगा तो ये जल्दी ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एडी करंट, एडी करंट, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें लेमिनेशन यूज करते हैं, छोटे छोटे, जैसे एल शेप का, यानी यहाँ से यहाँ तक, अगर एक लेमिनेशन लूँ तो यहाँ से यहाँ तक आई शेप का, ऐसे करके हम लगाते हैं, ताकि ये लेमिनेशन छोटे छोटे लेमिनेशन हो, और छोटे छोटे लेमिनेशन यानी तो ये फ्लक्स जो कट करेगा, फ्लक्स कट करेगा तो इतना ही कंडक्टर को कट करेगा, यानी इतना, अगर सपोज ये इतना बड़ा लेमिनेशन है तो इतना को ही कट करेगा, और ताकि और इसमें क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम होता है, तो जिसकी वजह से इसमें कम से कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, कम से कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जिससे क्या होगा, आपका लॉसेज कम से कम होंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये कोर है, क्या है, कोर है, और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये आपका लेमिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं, लेमिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो लेमिनेशन, देखो लेमिनेशन कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, स्टैक किया जाता है, इट मीन्स ऐसे ऐसे सभी को एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंसुलेट रहते हैं। अब देखो इंसुलेट रहने का क्या पर्पस है, इंसुलेट रहने का क्या पर्पस है, तो हमने बताया, पहले ही बताया, अगर ये क्या हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा, सपोज ये सभी एक दूसरे से शॉर्टेड रहें, तो ये क्या होगा, आपका ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेमिनेशंस किस लिए किए जाते हैं, रिड्यूस ईडी करंट लॉसेज को, ईडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ओके, अब कैसे, तो जैसे कि हमने बताया अभी, एक सिंगल एक स्टील का पूरा फ्रेम लेकर बताया था, तो वो क्या कर रहा था, उसमें एरिया ज़्यादा आ रहा था, जिससे, और वो दूसरी बात, वो कंडक्टिंग मटेरियल था, तो कंडक्टिंग मटेरियल ज़्यादा कंडक्टिविटी उसका ज़्यादा था, जिससे ईएमएफ उसमें ज़्यादा इंड्यूस होता। और ये क्या है, सिलिकॉन स्टील, इसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ भी इसमें कम होंगे। अब देखो ये जो होता है, ये टोटल एरिया कितना होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं, इस एरिया को जो आपका क्या करता है,
मतलब जो कोर आपका बना होता है उस एरिया को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल एरिया ऑफ द पोल या ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, वो कितना होगा। तो इसमें जितना मैग्नेटिक मटेरियल लगाए हैं प्लस इसमें जितना इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है सबका क्या होगा, जोड़ होगा। सपोज ये आपका क्या बीच में खाली खाली आपका ये क्या है, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, ये सभी बीच में, तो इसका यानी हम उसको मान लेते हैं AI और प्लस दूसरा होता है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल जो आपका ये क्या है, लेमिनेशंस है, उसका जोड़। तो सपोज AM हम इसे मान लेते हैं, तो ये होता है क्या आपका टोटल एरिया। यानी मशीन को डिज़ाइन करने से पहले आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए कि आप जो मशीन बना रहे हो उसका एरिया कितना आएगा। डिज़ाइन करने से पहले सारा डिटेल, उसका स्टैकिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है, कितने मोटे हम लेमिनेशंस लेंगे, सभी चीज़ का पता होना चाहिए। अब दूसरा होता है स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है, क्या स्टैकिंग फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है ये मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, ये होता है स्टैकिंग फैक्टर। इससे हम बोलेंगे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी मैग्नेटिक मटेरियल का, वही हमने लिखा मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। अब स्टैकिंग फैक्टर क्या होगा, तो ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, आपका स्टैकिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, तो हमेशा 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। तो जनरली ये स्टैकिंग फैक्टर होता है, स्टैकिंग फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 0.9 होता है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम कोर को क्या करेंगे, स्टैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।